गुड आफ्टरनून गर्ल्स। बेटा आज मैं आपको पेपर 2 स्टार्ट करवा रही हूँ। पेपर 2 की पहले मैं आपको 3rd यूनिट स्टार्ट करवा रही हूँ जिसमें आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स है। तो पेपर 2 की यूनिट 1 और यूनिट 2 अभी हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपको यूनिट 3 और 4 करवाऊंगी, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड कराऊंगी। ठीक है, तो यूनिट 3rd में आपका फर्स्ट टॉपिक है बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स। बेटा ये वैसे आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो सारे, आपको ये टॉपिक मुझे लगता नहीं है समझाने की ज़रूरत है। सब बच्चों को ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से आते हैं, तो मैं ये फिर थोड़ा आसान हो जाएगा आपको समझाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सबको ही पता है। व्हाट इज अ वर्ड? कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स क्या है हमारा कैलकुलेट। और जो कंप्यूटर होता है हमारा, वो हमारा 80% वर्क कंप्लीट करता है और इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। कंप्यूटर की हेल्प से हम बहुत सारे वर्क अपने इजी कर लेते हैं, इजीली हो जाते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही है कि कंप्यूटर इज ऑफन रेफर टू एज डाटा प्रोसेसर बिकॉज इट कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रीट्राइव डाटा व्हेन एवर डिजायर्ड। तो हमें जो कंप्यूटर है वो एक डाटा प्रोसेसर है क्योंकि इट कैन स्टोर, इट कैन प्रोसेस एंड रीट्राइव डाटा व्हेन एवर वी desired. So the name data processor is more inclusive because modern computer not only compute in the usual sense but also perform other functions with the data that flows to and from them. जैसे आपको पता ही है जो हमारे न्यू कंप्यूटर्स हैं उसमें काफी सारी चीजें हैं, अदर फंक्शंस भी हैं जिसे हम बहुत अच्छे से अपना सारा कुछ वर्क कर सकते हैं। तो बेसिकली वो हमें यही बता रहे हैं। ठीक है, सो ये आपको सबको पता ही है बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, इसका डेफिनेशन आपको पता ही है। द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डाटा यूजिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ डाटा प्रोसेसिंग। कि अगर हमारी कोई एक्टिविटी हो रही है डाटा को प्रोसेस करने की कंप्यूटर की हेल्प से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। नाउ डाटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ 3 सब एक्टिविटीज। पहला क्या होता है? इनपुट डाटा, देन मैनिपुलेटिंग डाटा एंड देन मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट। ये भी आप सबको पता ही है, पहले इनपुट देन मैनिपुलेट एंड देन आउटपुट रिजल्ट। Now, as used in data processing, information is data arranged in an order and form that is useful to people receiving it. जो भी हमारा डाटा होती है, डाटा प्रोसेसिंग होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारी इस तरीके से अरेंज होनी चाहिए, इस ऑर्डर में होनी चाहिए कि हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है बेटा, वैसे मैं आपको इस बुक में से करा रही हूँ, आप चाहें तो इसके लिए कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में भी ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स ये सब कुछ आपने कंप्यूटर के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा ना, तो आपके पास नोट्स भी होंगे, तो आप चाहो तो वहां से भी अपना ये टॉपिक्स कवर कर सकते हो। सिंपल टॉपिक्स हैं, आपको कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन, उसके यूजेस, लिमिटेशंस और उसके डेवलपमेंट, तो आप जहां से भी ये टॉपिक पढ़ना चाहते हो, जिस भी बुक में से फॉलो करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं इस यूनिट की कोई पीडीएफ नहीं भेज रही हूँ, 1-2 दिन तक भेजूंगी क्योंकि अभी इसका थोड़ा मैं देख लेती हूँ कहाँ से भेजूंगी। तो आप लोग पहले अभी जस्ट ये मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ। ठीक है ना, चलो अब जैसे हमारे पास कोई भी डाटा है, दैट इज जो रॉ मटेरियल, हम उसको इनपुट कराते हैं, फिर जो हमारा कंप्यूटर होता है वो डाटा प्रोसेसर, वो हमारी प्रोसेसिंग करता है, फिर हमें क्या मिल जाता है? एक आउटपुट मिल जाती है, यानी कि हमें एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है दैट इज फिनिश्ड। तो बेसिकली क्या होता है? हम इनपुट देते हैं और इनपुट देने के बाद हमारा जो कंप्यूटर है उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें हमारा रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है ना, उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता ही है, जो हमारा कंप्यूटर होता है दैट वाज सो पॉपुलैरिटी ऑफ कंप्यूटर हैज प्रूव दैट इट इज वेरी पावरफुल एंड द यूजफुल टूल। हमें पता है बहुत पावरफुल है, यूजफुल है। और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे फर्स्ट क्या है? ऑटोमेटिक, देन स्पीड। ऑटोमेटिक सबको पता ही है, मुझे डिफाइन करने की जरूरत तो है ही नहीं। एन ऑटोमेटिक मशीन वर्क्स बाय इटसेल्फ विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। कि जो हमारी ऑटोमेटिक मशीन होती है वो अपना वर्क करती है बिना किसी ह्यूमन मतलब हम लोगों की हेल्प के बजाय। सो द कंप्यूटर्स आर ऑटोमेटिक मशीन बिकॉज वंस स्टार्टेड ऑन अ जॉब दे कैरी आउट द जॉब until it is finished. However, the computers being machine cannot start themselves and cannot go out find their own problems and solution. Obviously जो हमारा कंप्यूटर होता है वो अपने आप से तो स्टार्ट नहीं होता, अपने आप से तो कोई सॉल्यूशन नहीं देता। तो हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमें वो इनपुट करानी होती है, उसके बाद वो हमें उसका रिजल्ट देता है। ठीक है, स्पीड में हमें पता है कि वेरी फास्ट है और बहुत अच्छे से फ्यू सेकंड के अंदर अपना सारा वर्क कर लेता है, ये सब कुछ आपको पता ही है। और उन्होंने फिर हमें ये भी बताया हुआ, वाइल टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर वी डू नॉट टॉक इन टर्म्स ऑफ सेकंड और इवन मिली सेकंड बट इन टर्म्स ऑफ द माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, इवन पिको सेकंड।
ठीक है ना। तो इसकी स्पीड आपको पता ही है किस अकॉर्डिंग है, बहुत फास्ट है, वेरी फास्ट है। एक्यूरेसी भी आपको पता ही है कि इन एडिशन टू बीइंग वेरी फास्ट कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट, सो एक्यूरेसी ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्टेंटली हाई। तो ये भी हमारा क्या है, बहुत ही, ठीक है। तो ये हमारी बहुत ही एक्यूरेसी होती है। नेक्स्ट वन इज डिलीजेंस। डिलीजेंस में क्या होता है, कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस एंड द लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इट कैन कॉन्टिन्यूसली वर्क फॉर आवर्स। ऑब्वियसली हमें पता है कि कॉन्टिन्यूसली वर्क कर सकता है, कोई इसमें टायर्डनेस नहीं होती है। जैसे हम लोग होते हैं ना कि बड़ी जल्दी थक जाते हैं और कंसंट्रेशन चाहिए होती है और काफी देर तक हम वर्क नहीं कर सकते हैं, नंबर ऑफ आवर्स हमारे बहुत कम होते हैं, बट ऐसा कंप्यूटर के साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है। वैसे मुझे लग रहा है कि आपको पता है ये सारे टॉपिक्स, आप खुद भी पढ़ के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका वर्सेटिलिटी। इसमें क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स अबाउट अ कंप्यूटर, वन मोमेंट इज अ प्रिपेयरिंग रिजल्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन, नेक्स्ट मोमेंट इट इज बिजी प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंड इन बिटवीन इट में हेल्पिंग एन ऑफिस सेक्रेटरी टू ट्रेस एन इंपॉर्टेंट लेटर इन अ सेकेंड। यानी कि देखो वो हमें क्या बता रहा है कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट वंडरफुल थिंग है कंप्यूटर में कि अगर एक साइड वो एक काम कर रहा है तो दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है, नंबर ऑफ वर्क्स एक टाइम पर वो हमारे करता है। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग ऑब्वियसली क्या है, एंड एज ह्यूमन बीइंग एक्वायर्स न्यू नॉलेज, हिज और हर ब्रेन सबकॉन्शियसली सेलेक्ट व्हाट इट फील्स टू बी इम्पोर्टेंट एंड वर्थ रिटेनिंग इन मेमोरी। देखो जैसे हम लोग हैं, हमें पता है कि हमें अपनी मेमोरी में क्या चीज रखनी है, क्या चीज हमें ध्यान रखनी है, जो चीज हमें भूलनी ही नहीं है तो रिमेम्बर रखनी है ऑल द टाइम। तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर का भी ब्रेन है, वो बहुत फास्ट है, वो हर एक चीज को रिमेम्बर रखता है। सो दिस इज नॉट द केस विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर कैन स्टोर and recall any amount of information because of its secondary storage capability. So it can retain a piece of information as long as the user desire and the user can recall the information whenever required. तो जब भी हमें चाहिए होती है हमारी information तो हम उसको ले सकते हैं। No IQ, कंप्यूटर का कोई भी IQ मतलब accordingly a computer is not a magical device, ये कोई एक magical device नहीं है। It has no intelligence of its own, खुद से उसकी कोई intelligence नहीं है। It is IQ is 0, so at least until day it has to be told what to do and in what sequence। तो ये उसको पता होता है, उसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। ये एक आपको शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये उसकी डिस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है। इसके बाद आपका टॉपिक है इवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर्स। ये आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं है ये वाला टॉपिक, फिर भी चलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा बेटा, ये वाली थ्योरी मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। इसके बाद आता है आपका कंप्यूटर जनरेशन। जनरेशंस आपने पढ़ी हुई होंगी, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो ये देखो बेटा यहाँ पे एक सेकेंड, ये क्या इन्होंने टेबल बनाई हुई है, हाँ सिस्टम नेम के साथ इन्होंने हमें बताया हुआ है, उसके अप्रोक्सीमेट पीरियड, उसका बिल्ट और उसके की फीचर्स हमें बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार रीड कर लेना, इसकी पिक मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। और ये जनरेशन आपको पता है, फर्स्ट जनरेशन हमारा 1942 से 1955 तक था हमारी जो फर्स्ट जनरेशन थी। सो द अर्ली कंप्यूटर्स ऑफ फिगर 1.3 बेटा ये वाली टेबल है, ठीक है। अदर्स ऑफ देयर टाइम वर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स एज इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस। अ वैक्यूम ट्यूब वाज अ फ्रेगाइल ग्लास डिवाइस यूजिंग फिलामेंट्स एज अ source electronics and could control and amplifying electronic signals. It was the only high speed electronic switch device available in those days sorry। तो बेटा उस टाइम पर वो हमें क्या बता रहा है कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स होते थे, सो दैट वाज मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग द वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। जो हमारी वैक्यूम ट्यूब्स होती थी वो एक फ्रेगाइल ग्लास से के डिवाइस से थी, यूजिंग फिलामेंट्स एज अ सर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इट वाज द ओनली हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस अवेलेबल ऑन दोज डेज। उस टाइम पर सिर्फ वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही हमारी हाई स्पीड पर चला करती थी। सो दीज वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स कुड परफॉर्म कंप्यूटेशनल इन मिली सेकेंड, वर नोन एज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो वो जो हमारी वैक्यूम ट्यूब्स होती थी वो हमारी बहुत फास्ट परफॉर्म करती थी इन मिली सेकेंड्स, और उनको हम क्या बोलते थे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को बोलते थे, ठीक है। ये उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं बेटा, ये आप लोगों को रीड करने हैं, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। फिर आता है आपका सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन हमारा 1955 से 1964 तक के लिए है, और इसमें क्या है हमारे पास, ट्रांजिस्टर सून proved to be a better electronic switching device than vacuum tubes due to their following properties। जब सेकेंड जनरेशन आया तब हमारे ट्रांजिस्टर्स आ गए थे,
वो और भी बेटर थे हमारे वैक्यूम ट्यूब से, वो हमारे सेकंड जनरेशन में थे। उनकी उन्होंने हमें कुछ ये प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं बेटा, ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को रीड करनी है, ठीक है, सेकंड जनरेशन के लिए। बेटा ये थ्योरी बहुत इजी है, इसलिए मैं ये सारे आपको पूरा नहीं पढ़ के बता रही हूँ, क्योंकि ये तो आप लोग भी पढ़ लोगे ना, ठीक है। इसके बाद आता है आपका थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में हमारे पास क्या था कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर सर्किट्स कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लाइक ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ग्रोथ, सिंगल चिप ऑफ सिलिकॉन एलिमिनेटिंग वायर, इंटरकनेक्शन बिटवीन द components. So the IC technology was also known as the microelectronics technology because it made it possible to integrate large number of circuit component very small. तो उस टाइम पे हमने क्या किया, थर्ड जनरेशन में जो हमारी IC टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ज्यादा फास्ट थी, उसको हम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलते थे, और उसकी वजह से जो हमारी इंटीग्रेट है लार्जर नंबर की वो हमारी बहुत ही स्मॉल हो जाती थी, ठीक है। वो एक चिप की तरह होता था, तो वो हमारा और भी थोड़ा और बेटर होता था। तो थर्ड जनरेशन तक हम किस पे आ गए थे, आईसी टेक्नोलॉजी तक आ गए थे, ठीक है। तो ये सारी थ्योरी भी बेटा आप लोगों को पढ़नी है। इसमें बेटा आपको पता ही है थ्योरीज बहुत ज्यादा हैं जो आप लोगों को खुद से पढ़नी है। देन आता है आपका फोर्थ जनरेशन। एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पैक्ड ऑन अ सिलिकॉन चिप डबल ईच ईयर आफ्टर 1965, सो द सून लीड द era of large scale integration LSI when it was possible to integrate over 30,000 electronic components on a single chip, followed by very large scale integration when it is possible to integrate about 1 million electronic components on a single chip. तो वो जो एक सिंगल चिप होती थी वो हमारे नंबर ऑफ मिलियंस के देखो पॉसिबल कर पाती थी। तो हमारे पास जो फोर्थ जनरेशन थी 75 से लेकर 89, तो उसमें ये हमारी और लार्ज स्केल पर हो गई थी। सो द माइक्रो प्रोसेसर कंटेन्स ऑल सर्किट्स नीडेड टू परफॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक एंड द फंक्शंस ऑफ द कोर एक्टिविटीज ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स ऑन अ सिंगल चिप। तो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर था वो क्या कंटेन करता था, हमारे सारे के सारे सर्किट जिसमें हमारे अर्थमेटिक लॉजिक भी और फंक्शंस भी, बाकी जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती थी कंप्यूटर्स की, वो एक सिंगल चिप से हमारी पॉसिबल हो जाती थी। तो इट बिकम पॉसिबल टू बिल्ड अ कंप्यूटर विद अ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो ये हमारा किसमें होता था, फोर्थ जनरेशन में। इसके बाद आता है आपका फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन सबको ही पता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें हमारे पास क्या होता था, और एक्स्ट्रा था, और एक्स्ट्रा ये जो हमारी एक सिंगल चिप होती थी उससे भी और ज्यादा एक्स्ट्रा, उसकी मेन मेमोरी, हमारी हार्ड डिस्क, सब कुछ हमारी अल्ट्रा लार्ज पे होती थी। और वो हमारी कहाँ तक है, 1989 से प्रेजेंट तक के लिए हमारा फिफ्थ जनरेशन चल रहा है, ठीक है बेटा। तो ये आपका टॉपिक था, जस्ट सिंपल यूजेस और जनरेशंस, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ही है ऑलरेडी। तो इसलिए मैं आपको इसके PDF भेजूंगी, तो आप इसको रीड कर लेना। किसी को फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछोगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या पढ़ते हैं, देयर आर 5 बेसिक फंक्शंस फॉर कन्वर्टिंग रो इनपुट डाटा इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन। देखो आपको ये पता ही है कि हमारे 5 बेसिक फंक्शंस होते हैं अगर आपके इनपुट को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। फर्स्ट क्या होता है, इनपुटिंग, देन स्टोरिंग, देन प्रोसेसिंग, देन आउटपुटिंग एंड देन कंट्रोलिंग। इनपुटिंग आपको पता ही है, प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम, कि आपको क्या करना है, एक वो प्रोसेस जिसमें हम अपना डाटा एंटर करते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने कंप्यूटर को। स्टोरिंग में प्रोसेस ऑफ सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू मेक देम रिडली अवेलेबल। प्रोसेसिंग में क्या होगा, जो डाटा हमने कंप्यूटर में दिया है वो हमारा प्रोसेस होगा। सो प्रोसेसिंग में हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, या फिर कोई लॉजिकल ऑपरेशन, इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, कुछ भी, वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है एक हमारी यूजफुल इंफॉर्मेशन में। और ये सारा हमारा किससे होता है, प्रोसेसिंग से। देन हमें क्या मिल जाता है, हमारा आउटपुट, यानी कि हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन या फिर हमें हमारा रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। और लास्ट में क्या आता है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या आता है, डायरेक्टिंग द मैनर एंड द सीक्वेंस इन विच द अबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड नोन एज द कंट्रोलिंग। वो हमारा क्या होता है बेटा, कंट्रोलिंग, ठीक है। इसके बाद आता है ये आपने डायग्राम आपने पहले भी मुझे पक्के से पता है कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो देखो क्या है, ये एक बार कर लेते हैं। हमारी क्या है, स्टोरेज यूनिट है जिसमें सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज होती है। प्रोग्राम एंड द डाटा, पहले हम इनपुट यूनिट करवाते हैं, वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज या प्राइमरी स्टोरेज में जाती है, और उससे हमें क्या मिल जाता है, हमारा आउटपुट यूनिट। और यहां से हमें क्या मिल जाता है, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये सारा का सारा हमारा क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो इट इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड द डाटा इंडिकेट्स द कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द कंट्रोल यूनिट। तो ये सारा आपको ये सारा डायग्राम आपको पता ही है। हम अपना डाटा इनपुट कराते हैं, प्रोसेसिंग होती है जो हमारी स्टोरेज यूनिट में होती है, और हमें आउटपुट मिल जाता है,
ठीक है बेटा। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट आपको पता ही है क्या होता है इनपुट यूनिट। डाटा एंड इंस्ट्रक्शन मस्ट एंटर अ कंप्यूटर सिस्टम बिफोर द कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी कंप्यूटेशन ऑन द सप्लाई डाटा। सबसे पहले हम डाटा या अपनी इंस्ट्रक्शंस एंटर कराते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। सो द इनपुट यूनिट दैट लिंक्स अ कंप्यूटर विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट परफॉर्म दिस task. Data instructions enter a computer through an input unit in a form and that depends upon the input device used. For example, data can be entered using a keyboard in a manner similar to typing and this differ from the way in which the data is entered through a scanner. बस इसमें input unit में क्या है, आपको कंप्यूटर में अपना डाटा इनपुट कराना है with the help of एनी इनपुट डिवाइस, चाहे आप कीबोर्ड से या जैसे भी, वो आप उसको इनपुट कराओगे और इनपुट कराने के बाद वो हमारा प्रोसेस होगा, तभी हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। सो एन इनपुट यूनिट परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस फॉलो करता है वो, जैसे इट एक्सेप्ट रीड्स और इंस्ट्रक्शंस एंड द डाटा, इट कन्वर्ट दिस इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इनटू द कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म, then it supplies the converted instructions and data to the storage unit for the storage and the further processing। तो फिर वो हमारा कन्वर्ट कर देता है हमारे इंस्ट्रक्शंस और डाटा को हमारे स्टोरेज यूनिट में। ठीक है गर्ल्स, तो आज के लेक्चर में बस ये यूनिट इनपुट यूनिट तक ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। थैंक यू।